हाँ भाई, नमस्कार, गुड इवनिंग, जय हिंद। क्या हाल है भाई सबके? और क्या हो रहा है? पढ़ाई कैसी चल रही है? स्टार्ट करें क्या? आ जाओ फटाफट। अपनी कंटिन्यू चल रही है यू आर ओ पार्ट बी की क्लासेज, और मेरे हिसाब से आपके बढ़िया समझ में आ रहा होगा और आप भी अच्छी तरीके से बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे होंगे, है ना? चलना चाहिए आगे। मज़ा आ रहा है पढ़ने में? ठीक है, आपको लग रहा है कि सर पढ़ा रहे हैं पढ़ा रही हैं, तो मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि हमारे सर भी, जैसे विकास सर भी कहते हैं कि आपको हमेशा ये ध्यान रखना है एक नैतिकता का, है ना? आप यूट्यूब पे पढ़ा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्या करो, नैतिकता से समझौता करो और पढ़ाई की जो क्वालिटी है उससे आप समझौता करो। ठीक है, तो इसलिए आपको लग रहा, आपने जितनी भी पुरानी क्लासें मेरी वो देखी होंगी, ठीक है, तो उसमें हर जगह अपन क्या कर रहे हैं, खाली पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई। ठीक है, जब भी अपने को बातें करनी होंगी उसके लिए अलग से सेशन लाएंगे लाइव, और जो भी आपके यूआरओ पार्ट बी से संबंधित होगी वो सारी बातें उसमें आराम से करेंगे। ठीक है, अब इसमें मान लो कि मैं 1.5 घंटे की क्लास में 20 से 1 मिनट तो आपसे क्या फालतू में बकवास करके चला जाऊं। ठीक है, और फिर आपको भी दुख हो गया, यार मैं हमने क्लास देखी और पता चला इसमें तो धाराएं सर ने 5 धाराएं करवाई और पूरे ही गप्पे लगा के चले गए। ठीक है, तो आपको बिल्कुल, जब आपको ये देखो कि इतना सिलेबस पार्ट बी का और ये जो एक्ट का है, ठीक है, बाकी सब्जेक्ट तो क्या है, हर जगह आपको पढ़ने को भी मिल रहे हैं, ऐसे एक्ट को आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है, तो आप इस चीज को ग्रैब करो, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो और मन लगा के अच्छी तरीके से इतना पढ़ो, और जो भी आपके डाउट है वो उसमें डाल सकते हो। अपनी ईओ आर ओ पार्ट बी की बुक ले आओ, जो एक्स्ट्रा लिखा रहा हूँ उसको लिख लो, और उसको आप 4-5 बार इतना पढ़ दो कि एक एक चीज आपके एक एक पन्ने की इमेज आपके दिमाग में छप जाए। फिर देखते हैं कि 40 में से 40 नंबर आपके कौन रोकता है। ठीक है, अब मैं थंबनेल बना के आऊँ कि 40 में से 40 अगर आपको चाहिए तो आइए हमारे साथ लाइव, तो वो तो होगा नहीं। ठीक है, देख लो, कर दिया ना, अपने बातों ही बातों में आपके 2-3 मिनट तो मैं ले डूबा। ठीक है, चले। 275, धारा 275, 276, 277, 278, 279 और 280। ठीक है, इनमें क्या है? इनमें है भैया, बात है शव की, शमशान की, कब्रिस्तान की। और शव किसका हो सकता है? आदमी का भी हो सकता है और पशु का भी हो सकता है। तो सर, इनमें सब में एक ही बात है। तो क्या है 275 में? क्या है 275 में? है शव का गाड़ना, शव का गाड़ना व कब्रिस्तान, व कब्रिस्तान। फिर 276 में है शमशान व कब्रिस्तान के शक्तियां, शमशान व कब्रिस्तान के बारे में शक्तियां। ठीक है, और जो 200 आपका 77 है उसमें है कि आप शमशान तक जो कोई शव ले जा रहे हो, शव ले जाने के लिए मार्ग। ठीक है, शव ले जाने के लिए मार्ग। फिर आपका है, मान लो वहां ईंधन की दुकानें, कहाँ पे? ईंधन की दुकानें कहाँ पे? शमशान पे। ठीक है, 279 में क्या है? शव जलाने व दफनाने की प्रक्रिया। और अगर मान लो को कोई पशु मर गया हो तो क्या होगा? पशु के शव के बारे में, उसके निपटान के बारे में प्रक्रिया। ये धाराएं आपको एक साथ याद करनी है। 275 का कह रहा है शव का गाड़ना व कब्रिस्तान, शमशान व कब्रिस्तान की शक्तियां, शव ले जाने के लिए मार्ग, फिर ईंधन, और फिर शव दफनाने की प्रक्रिया, और पशु के लिए शव। ओके, 275 तो धारा है शव का गाड़ना व कब्रिस्तान। क्या है? नगर पालिका ऐसे स्थान नियत करेगी जहां पे शव का डिस्पोजल किया जाए, लाशों का डिस्पोजल किया जाए, डेड बॉडी का डिस्पोजल किया जाए। ठीक है, तो वो कब्रिस्तान बनाती है, शमशान बनाती है, उनका रख रखाव करती है और मरम्मत भी करवाती। मरम्मत क्या करवाएगी आप सोचो? शमशान भाई जो 4 दीवारी होती है ना, ये वाली चीजें। फिर इनके बारे में शक्तियां क्या हैं? ठीक है, अब देखो इस 201, तो पहले आपको मैं ये बता दूं कि इस 275 को छोड़ दो और 279 को छोड़ दो, बाकी में सब में जुर्माना 1000 से लेकर 2000 तक है। ठीक है, जब पीडीएफ में देखेंगे तब भी देख लेना। यानी 275 को और 279 को छोड़ दो, इन दोनों को, बाकी सब में जुर्माना क्या है?
1000 से 2000 है। 281 में भी जुर्माना क्या है, 1000 से 2000 तक है। ये तो जुर्माने की बात यहाँ पे खत्म। शमशान व कब्रिस्तान की शक्तियां ये हैं कि नियत किए गए स्थान पे ही क्या होगा, शव का डिस्पोजल होगा, अन्यथा नहीं। जुर्माना फिर मैंने आपको एक साथ ही बता दिया है। और ये जो जहां से भवन से शमशान तक जो अगर आप डेड बॉडी ले जाते हो उसके भी मार्ग तय कर दिए गए हैं, नगर पालिका तय कर देती है। अगर उसके अलावा किसी अन्य मार्ग से ले जाते हो तो जुर्माना मैंने आपको बता दिया है। फिर है ईंधन की दुकानें। देखो वहां कोई ईंधन की दुकान है या कोई और कोई सामग्री की जो उससे सबसे रिलेटेड वहां पे जो क्रियाक्रमों से रिलेटेड कोई सामग्री वहां पे चाहिए होती है, तो उसके लिए भी लाइसेंस देती है नगर पालिका, लाइसेंस देती है। तो वो ही आदमी वहां पे वो चीजें बेच सकता है, ठीक है। और 300 मीटर का जो दायरा है उसके अंदर कोई भी बिना लाइसेंस वाला आदमी वो चीजें बेच नहीं सकेगा, वरना जुर्माना मैं बता चुका हूं, ठीक है। उसके बाद है शव दफनाने की प्रक्रिया। शव दफनाने की प्रक्रिया जो नगर पालिका तय करे। फिर है पशु के शव। पशु के शव, मान लो कोई पशु मर गया है, किसी आदमी के कस्टडी में कोई पशु मर गया है, तो वो क्या करेगा, वो या तो खुद नगर पालिका की कोई सीमा है या आबादी से 2 किलोमीटर दूर उसका क्या करेगा, डिस्पोज करेगा, या वो किसको इंफॉर्मेशन देगा, नगर पालिका को, और उस नगर पालिका उस शव को हटाएगी और जो पैसा को जो खर्चा लगेगा वो उस आदमी से ले लिया जाएगा, उस आदमी से ले लिया जाएगा। ये क्या है, आपकी धाराएं। चलो पढ़ते हैं। 275, ओके। 275 क्या कहता है, 275 ये अच्छा एक बीच में छोड़ दिया ना अपने, 279 शव दफनाने की प्रक्रिया। देखो शव, आपको मान लो शव दफनाने की प्रक्रिया सिंपल, किसी के घर में मौत होती है तो वो क्रियाक्रम जैसे करेगा वो है। मान लो कि कोई आपको कोई अनक्लेम्ड कोई डेड बॉडी मिली या कोई अप्राकृतिक मौत हुई उसकी, वो डेड बॉडी मिली, तो जो अनक्लेम्ड अदावाकृत जो डेड बॉडी है उसके तो 24 घंटे बाद उसका जो क्रियाक्रम है उसका जो निपटान है चालू कर दिया जाएगा। या कोई अप्राकृतिक मौत हुई है तो जो भी धार्मिक रूढ़ियां या जो धार्मिक क्रियाकलाप है उनको करके और उस बॉडी को निपटान कर दिया जाएगा। और कुछ गरीब लोग हैं या ऐसे लोग हैं किंचन लोग हैं, उनकी डेड बॉडी को निशुल्क नगर पालिका द्वारा दफनाया जाएगा। वो था उसमें 279 में। चलो अब शव गाड़ना और कब्रिस्तान, तो नगर पालिका का भैया उत्तरदायित्व क्या है, कब्रिस्तानों और शमशानों का निर्माण करना, रख रखाव करना, ठीक है, और मृतकों के डिस्पोजल के लिए स्थानों का अर्जन ग्रहण करना और मेंटेनेंस। ये सिंपल सी धारा। 276 में क्या था, कब्रिस्तानों और शमशानों के संबंध में शक्ति। उसमें मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि नगर पालिका की सीमाओं या उससे 1 किलोमीटर के भीतर, ठीक है, 1 किलोमीटर के भीतर। और ये पूछेगी किसको, डायरेक्टर जन स्वास्थ्य, डायरेक्टर जन स्वास्थ्य या CMHO, उनसे पूछ के और वो प्रमाणित करेगी। और अगर उचित स्थान नहीं हो तो फिर दूसरे अल्टरनेट स्थान की व्यवस्था कौन करेगी, नगर पालिका। किस लिए, कब्रिस्तान और शमशानों के संबंध में, नगर पालिका की सीमाओं या उससे 1 किलोमीटर के भीतर, ठीक है। अच्छा ये बनाएगा कौन, अगर मान लो कि कोई दूसरी जगह मान लो कि कोई समाज विशेष या कोई शमशान वगैरह बना रहा है तो अनुमति किससे लेगा, नगर पालिका की। जुर्माने मैंने एक ही साथ 1000 से 2000 तक आपको बता दिया था, किस किस को छोड़ के, धारा 275 को छोड़ के और 279 को छोड़ के, बाकी 76 से लेके 81 तक क्या है, जुर्माने 1000 से लेके 2000 तक। और अगर कोई व्यक्ति तो अपील कहाँ करेगा, 30 दिनों के भीतर कलेक्टर को अपील कर सकता है कलेक्टर को अपील कर सकता है।
कि अपील कब करेगा? मान लो कोई समाज ने मान लो कोई शमशान बना रखा है और वहां पे डेड बॉडी डिस्पोज की जाती है, जलाई जाती है, ठीक है, तो नगर पालिका ये कह दे कि ये गलत है, आपने गलत जगह बना रखा है, तो अपील कहाँ की जाएगी? कलेक्टर के पास। 30 दिन के बाद भी अपील प्राधिकारी अपील ले सकता है क्या? ले सकता है। और तब तक, जब तक अपील का निर्णय नहीं हो जाता, तब तक सारी प्रोसीडिंग, सारी कार्यवाही निलंबित रहेंगी, उन पे स्टे रहेगा। 277 क्या है? शवों को ले जाने का विनियमन। मैंने बता दिया, ऐसे मार्ग निर्धारित करेगी जहां पे कब्रिस्तान या शमशान तक शवों को ले जाया जाएगा, वरना जुर्माना, बता चुका। और ये शमशान भूमियों पर ईंधन की दुकानों के लिए लाइसेंस देने की शक्ति जो धारा किसमें है? 278 में है, ठीक है। तो वो निर्धारित शुल्क लेके लाइसेंस दे सकती है, ठीक है, ईंधन की दुकानों के लिए लाइसेंस दे सकती है। अगर गड़बड़ होगी तो उसको रद्द भी कर सकती है उस लाइसेंस को, और उसको वापस भी ले सकती है। लेकिन इसमें आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि जुर्माना और दंड कब होगा? कि जैसे आपको लाइसेंस दे रखा है और उसके अधिक दर पे आप क्या करते हो? विक्रय करते हो, या आपको लाइसेंस रद्द हो गया उसके बाद भी विक्रय करते हो, और 300 मीटर के भीतर भीतर क्या करते हो? आप ईंधन आदि का विक्रय करते हो, तो जुर्माना वही कितना? 1000 से 2000 तक, ठीक है। ये वाले आपको सिंपल याद रखना है, 300 मीटर वाला आपको डेटा बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। फिर है आपका धारा 279, यानी दफनाने या जलवाने की प्रक्रिया, ठीक है। इसमें अच्छा, मृत्यु के 24 घंटे बाद, इसमें यहां लिख लो, आप अपनी बुक में लिख लो, अदावाकृत शव, अनक्लेम्ड डेड बॉडी, ठीक है। और अप्राकृतिक मृत्यु में आपके जो सामाजिक संस्कार होते हैं वो करने के बाद में, ये इसमें थोड़ा सा, यानी धार्मिक नियमों के अनुसार वो उसको डिस्पोज कर दिया जाएगा। ठीक है, जब इनको आप निपटारा कर रहे हो, कुछ खर्चा आता है, तो मृतक की संपत्ति से ले सकते हो। लेकिन जैसे गरीब कोई आदमी है, उनके शवों के लिए नगरपालिका निशुल्क दफन की व्यवस्था करवाएगी, सिंपल। 280 में फिर मैंने क्या बताया कि मृत पशुओं के संबंध में आप क्या करोगे? तो नगरपालिका कुछ स्थान डिसाइड करेगी, वहां पे उनका डिस्पोजल किया जा सकता है। लेकिन अगर मान लो किसी व्यक्ति के पास पशु मर जाता है, तो फिर क्या बताया था कि 24 घंटों के भीतर उसका डिस्पोज करेगा, उसको उस नियत स्थान पे लेके जाएगा। और कहाँ? जो नगरपालिका की सीमाओं व आबादी से 2 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर, कितने दूर? 2 किलोमीटर, ये ध्यान रखना है। इसमें दो चीजें हैं, इन जो 5 धाराएं पढ़ी, कि जो शमशान और कब्रिस्तान है वो तो नगरपालिका की सीमाओं के 1 किलोमीटर के भीतर, और या पशु वाला कितना? 2 किलोमीटर दूर। ये दोनों थोड़े से आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आप नगरपालिका को सूचना देते हो तो नगरपालिका हटवा देगी, लेकिन क्या लेगी? शुल्क। और अगर नियमों का पालना नहीं कर रहे हो तो जुर्माना मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। कोई दिक्कत? आगे चले तो अपनी धारा हो गई 252 से पढ़ने स्टार्ट किया था, और धारा कहाँ तक पढ़ ली है बताओ? 252 से स्टार्ट किया था और धारा 280 तक पढ़ ली है। क्या आगे पढ़ना चाहिए? कितने हो गया? चलो पढ़ लेते हैं। 20 से एक अपनी 17 धारा और पढ़ी है, 15-20 मिनट लगेंगे, इसको कर ही लेते हैं। तो अपन अब चलते हैं 281। सिंपल सिंपल धाराएं बच्ची हैं, 281, 282, 283। तो 281 जो धारा है, जैसे मान लो कि कुछ विकारों से पीड़ित या कुछ बीमारी से पीड़ित, विकारों का मतलब कोई बीमारी, मान लो विकारों से पीड़ित कोई व्यक्ति है, उस पे क्या पाबंदी रहेगी? या कोई ऐसा व्यवसाय है, उससे निर्बंध, कुछ व्यवसाय हैं उन पे निर्बंधन, पाबंदी। और सायरन का उपयोग, सायरन का उपयोग किसके लिए? मजदूरों की छुट्टी के लिए और बुलाने के लिए। ये धाराएं हैं, ठीक है। 281 मैंने पहले ही बता दिया, इसमें जुर्माना तो 1000 से लेके 2000 तक बताया ना। 275 से लेके 81 तक, जिसमें 75 और 79 में जुर्माना नहीं है।
जैसे मान लो कि कोई आदमी किसी खतरनाक रोग से पीड़ित है या उसमें ऐसा संक्रामक इन्फेक्शियस और उस पे कोई स्पर्शजन्य कॉन्टाजियस ऐसी कोई बीमारी से वो पीड़ित है, तो उसको आप जैसे मान लो वो कोई औषधि बना रहा है या कोई चीज बेच रहा है उन हाथों से या कपड़े धो रहा है, मतलब किसी के जैसे धोबी का काम कर रहा है, तो उसको पाबंद किया जाएगा। ठीक है, वरना दूसरे की बीमारी फैलेगी। तो उसको पाबंद करेंगे, अगर वो नहीं होता है तो जुर्माना 1,000 से 2,000। कुछ ऐसे ही व्यवसाय हैं जिन पे नगर पालिका प्रतिबंध लगा सकती है। जैसे ऐसा नहीं कि कोई आप मतलब जैसे कि मांस मछली का कार्य कर रहे हो, कोई तेल उबालने का काम कर रहा है, कोई साबुन बनाने का काम कर रहा है, कोई गंधक बनाने का काम कर रहा है, कोई ईंट भट्टा उद्योग चला रहा है, कोई भट्टी चला रहा है, तो ये ऐसे कुछ व्यवसाय होते हैं जिस पे नगर पालिका से लाइसेंस लेना पड़ता है। ऐसे ही अगर सायरन का उपयोग कर रहे हो और अगर वो न्यूसेंस का काम वहां पे होता है, तो वो सायरन पे क्या लगा सकती है, पाबंदी। वरना जुर्माना ये 283 वाली जो 6 धाराएं मैंने आपको पहले ही बता चुकी हैं, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये देखो, इसमें देखो आप, क्या है कि कतिपय विकार यानी कुछ डिसऑर्डर से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा कार्यों के लिए पेनल्टी, यानी संक्रामक रोग से कोई ग्रसित है, ठीक है, इन्फेक्शियस या स्पर्शजन्य विकार, ठीक है, जैसे इसको आपको जो एक्ट है उसमें क्या बोला है, सांसर्गिक, ठीक है, स्पर्शजन्य यानी कॉन्टाजियस, ऐसे कोई रोग से पीड़ित व्यक्ति अगर कोई खाद्य पदार्थ, अगर पेय पदार्थ को या किसी औषधि को मानव के उपयोग हेतु बेचने के लिए बनाता है या उनको छूता है, या कोई कपड़े धोने या उन्हें ले जाने के कारोबार में यानी धोबी वगैरह का काम करता है, तो उसको पाबंद किया जाएगा, वरना वो बीमारी क्या संक्रामक है तो फैलेगी। तो आपके जुर्माना कितना लगेगा, 1,000 से 2,000 तक, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। 282 में क्या है कि कुछ ऐसे व्यवसाय हैं जो अस्वास्थ्यकर हो सकते हैं, खतरनाक हो सकते हैं, प्रदूषणकारी हो सकते हैं, तो उनको क्या करेगा, नगर पालिका उन पे नियंत्रण लगा सकती है। क्या, खतरनाक हो सकते हैं, अस्वास्थ्यकर हो सकते हैं या प्रदूषणकारी, ठीक है। जैसे कौन कौन से हो सकते हैं आप, जैसे मांस और उनमें मांस और हड्डियों का संग्रहण, चमड़े का शोधन, साबुन बनाना, तेल उबालना, ये वाले, ठीक है, ये वाले अगर मान लो व्यवसाय हैं तो उन पे नियंत्रण किया जा सकता है, ठीक है। भाई लिखित नोटिस दे देगी, वही बात है, लिखित नोटिस दे देगी उनको और लिखित नोटिस के बाद जुर्माना लगा सकती है अगर वो पालना नहीं करते हैं। इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि कुटीर उद्योग के लिए अगर मान लो वो व्यवसाय किया जा रहा हो और पहले से, तो उनके लिए नगर पालिका क्या करेगी, एक वैकल्पिक स्थान की, दूसरे स्थान की व्यवस्था करेगी कि आप वहां जाके वो कुटीर उद्योग अपना कर सकते हो। ये इसमें एक इंपॉर्टेंट बात थी, इसलिए मैंने आपको बता दिया। नोटिस के बाद में भी मान लो खतरनाक उपयोग जारी रहता है तो जुर्माना कितना लगाया जाएगा, 2,000 से 5,000 तक और डेली 100 रुपए तक। और अगर लाइसेंस के बिना अगर काम कर रहे हो तो 1,000 से 2,000 तक, लेकिन प्रत्येक दिवस 100 से 500 रुपए तक। ये तो क्या है, विदाउट लाइसेंस, ठीक है, विदाउट लाइसेंस। और ये जब आपको नोटिस देने के बाद में भी काम कर रहे हो, ठीक है। और अगर इस व्यवसाय से आपको लगता है कि यार ये मेरे धंधे में गड़बड़ कर रहा है या मुझे जबरदस्ती पाबंदी लगाई जा रही है, तो आप 30 दिन के भीतर अपील किसको कर सकते हो सॉरी, जिला कलेक्टर को, ठीक है। ये वाली बात इसमें थी। फिर है मजदूरों को बुलाने या उनकी छुट्टी करने के लिए सायरन का उपयोग, ठीक है। तो मान लो कि नगर पालिका की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा, नगर पालिका की अनुमति के बिना, ठीक है। और अगर नगर पालिका लगे तो 1 माह का नोटिस देके वो लाइसेंस वापस ले सकती है, ठीक है। वो लाइसेंस क्या कर सकती है, वापस ले सकती है, वरना जुर्माना आप पे कितना लगेगा, ये धारा आप कमेंट में बताओ। जो 6 धाराएं 2,000 से 5,000 जुर्माने वाली है, ये मुझे आप बता दो। फिर देखो आगे, आगे धारा पढ़ते हैं। आगे धारा है 284, 85 और 86। धारा 284, 285 और 286 ये नोटिस से संबंधित है, इसलिए मैंने तीनों को एक जगह कर रहा हूं। नोटिस से संबंधित है। नोटिस की
तामील, नोटिस की अवज्ञा, नोटिस की कौन से की, सार्वजनिक नोटिस की अवज्ञा, और ये क्या, व्यक्तिगत। ये तीनों मैंने आपको एक साथ याद करे। नोटिस की तामील यानी नोटिस उसके पास पहुंचाना, व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को नोटिस दे रहे हो उसकी अवज्ञा करता है, ठीक, अवज्ञा मतलब मानता नहीं है, जो उसमें शर्तें थी उनका पालना नहीं करता है, या सार्वजनिक नोटिस की अवज्ञा। ये क्या है इसमें, तीनों धाराओं में। आप नोटिस की तामील कैसे कैसे कर सकते हो, नोटिस की तामील, नोटिस की तामील कर सकते हो कि कोई भी कर्मचारी या कोई आदमी, जैसे ए व्यक्ति है, इसको नोटिस की तामील करानी है ए आदमी को, तो इस ए आदमी को हाथ में पकड़ा के आ जाओ नोटिस कि भाई ये ले आपका ये नोटिस है, आप पकड़िए। अगर ये आदमी नहीं मिलता है, अगर आदमी नहीं मिलता तो क्या करोगे, उसके घर पे जाओ, और जो लास्ट वाला उसका ज्ञात स्थान है जहां रहता था वहां घर पे दे आओ। और अगर घर में कोई मान लो कि कोई दूसरा सदस्य है, कोई वयस्क सदस्य है या नौकर है, उसको दे के आ जाओ। अगर ये भी नहीं मिलते हैं, वहां कोई है भी नहीं, तो वहां क्या करो कि दो व्यक्ति उनकी उपस्थिति में वहां किसी सहज दर से जो दिखता है उस भाग पे क्या करके आ जाओ, चिपका के आ जाओ। दोबारा कैसे नोटिस की तामील करवा सकते हैं, नोटिस उसके पास कैसे पहुंचा देते हैं, या तो उसको हैंड टू हैंड दे आओ, बाई हैंड दे आओ, अगर नहीं तो उसके अज्ञात स्थान, जो सॉरी अज्ञात स्थान है, जो आपको ये लगता है कि ये यहाँ था, यहाँ रहता था, वहां, और वो कोई सदस्य या नौकर है, उनको दे के आ जाओ, नौकर या सदस्य को। या ये दोनों भी नहीं है तो क्या करो, दो आदमी को ले उनके सामने कि भाई ये नोटिस हम आपको चिपका के जा रहे हैं उनके लिए। और अगर ऐसा भी नहीं है तो मान लो कि वो चला गया है यहाँ से छोड़ के, और नगर पालिका को जानकारी है कि वो आदमी अब वहां रहने लग गया, तो उसको रजिस्ट्रीकृत डाक से पहुंचाया जा सकता है, ठीक है। और अगर मान लो ये है कि कोई अवज्ञा करता है तो जुर्माना, या सार्वजनिक अवज्ञा करता है तो जुर्माना, ठीक है, समझ में आ गई। तो इसमें तो शायद 2000 से लेके 50 रुपए तक है, इसमें 2000 से 5000 तक, 50 से 100 तक का अपन पीडीएफ में देख लेते हैं। ये देखो 284 कि उन नोटिसों की तामील कैसे करवाई जाएगी। तो नोटिसों की तामील मैंने आपको पहले बता दी, या तो उसको खुद को सीधे उसी आदमी को दे दो, या अगर वो आदमी नहीं मिले तो अंतिम ज्ञात स्थान पे छोड़ दो, या उसके परिवार के सदस्य को दे दो, या नौकर को दे दो, या अगर वो सीमा से बाहर है, नगर पालिका की सीमा से बाहर, तो रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेज दो। अगर फिर भी इन तीनों के तरीकों से भी नहीं मिलता है तो दो गवाहों की उपस्थिति में उसको उसके भवन के बाहर चिपका दो, नोटिस को चिपका दो। तो ये नोटिस की क्या है, तामील। ये आपकी नोटिस की क्या होगी, तामील, ठीक है। तामील मैंने परिभाषा में भी पढ़ाया था, ठीक है। जैसे मान लो कि नोटिस, वो तो व्यक्ति को नोटिस दे रहे थे, अगर मान लो कोई संपत्ति से संबंधित नोटिस है, संपत्ति से संबंधित अगर नोटिस है, तो आप संपत्ति का, अगर आप क्या करोगे, वर्ण वहां लिख दोगे कि भाई ये 3/4 ये मकान है, तो उसका नाम लिखना कोई जरूरी नहीं है, फिर नाम अंकित करने की आवश्यकता नहीं होगी, नाम अंकित करने की आवश्यकता नहीं होगी। और अगर मान लो सार्वजनिक या सामान्य नोटिस दिया जाता है, तो नगर पालिका कार्यालय का जो नोटिस बोर्ड है वहां अगर आप चिपका दो तो भी तामील क्या होगी, मानी जाएगी। आप मुझे बता दो, अपन ने धारा 125, 137 और 181 में क्या पढ़ा था, कमेंट बॉक्स में पढ़ा दो, बता दो मुझे क्या पढ़ा था। कि नोटिस आदेश बिल में कोई त्रुटि हो तो वो अविधि मान्य नहीं माना जाएगा, अवैध नहीं माना जाएगा लेखन की त्रुटि में। फिर है व्यष्टि नोटिस की अवज्ञा, यानी व्यक्तिगत नोटिस की अवज्ञा, कि मान लो आपने नोटिस दिया और उसकी अगर पालना नहीं करी तो उस पर जुर्माना कितना, मैंने बताया ना कि 2000 रुपए तक का जुर्माना और 50 रुपए तक का डेली। और अगर सार्वजनिक नोटिस की अवज्ञा कर रहा हो तो वो 2000 से लेके कितना हो जाएगा, 5000 आगे, और ये 50 से कितने का हो जाएगा, 100 से, क्योंकि वो सार्वजनिक नोटिस है और ये व्यक्तिगत नोटिस है। तो उसमें आप देख सकते हो कि मान लो कि कोई जनता से, सार्वजनिक नोटिस क्या है कि मान लो
जनता को एड्रेस करना है, संबोधित करना है कि जनता से ये अपेक्षा की जाती है कि ये काम करना है, तो वो सार्वजनिक नोटिस दी जाएगी। और उस नोटिस की अगर आज्ञा का पालन नहीं किया जाता है, अपेक्षा की जाती है नगर पालिका से, किससे, जनता के किसी कार्य को करने के लिए, तो पालन नहीं किया जाए तो मैंने आपको जुर्माना भी बता दिया, 2000 से लेके 5000 तक और 50 से 100 रुपए तक उस पर क्या लग जाएगा, जुर्माना। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब 3 धाराएं और एक जैसी धाराएं आपको मैं बताता हूं, याद भी हो जाएगी आपके। 287, 288, 289। इसमें क्या है, इसमें है स्वामी और अधिभोगी, स्वामी और अधिभोगी। ठीक है, दोनों। पहले तो मान लो स्वामी को मैं ए और दोनों को, स्वामी और अधिभोगी, इनको यहां ले रहा हूं, स्वामी और अधिभोगी। ठीक है, स्वामी और अधिभोगी, और आपका स्वामी और अधिभोगी, तीनों धाराएं याद करना। देखो, स्वामी और अधिभोगी अगर दोनों ही कार्य करने के लिए मना कर दे तो, स्वामी मना कर दे तो, और अधिभोगी मना कर दे तो क्या करेंगे, ये बस इसमें याद करना है। धारा याद कर लोगे क्या, 87, 88, 89। किसकी बात, स्वामी और अधिभोगी की बात कर रहा है। मान लो कोई भी कार्य है, नगरपालिका चाहती है कि ये स्वामी या अधिभोगी दोनों में से कर दें, अगर दोनों ही नहीं करें तो नगरपालिका खुद करेगी, पैसा भाई साहब देगा। अगर मान लो स्वामी नहीं करता है तो कार्य कौन करेगा, फिर अधिभोगी कर देगा, और अधिभोगी पैसे लगाएगा अपने, वो अपने किराए में से काट लेगा, फिर किसके, स्वामी को जो किराया देता है उससे काट लेगा। अधिभोगी ही नहीं करता है और दिक्कत करता है, मान लो अधिभोगी का मतलब समझ रहे हो, जैसे मान लो आपने कोई दुकानें किसको दे रखी हैं, किसी को किराए पे दे रखी हैं, वो अधिभोगी है, और उसका काम चल रहा है कि भाई सामान पड़ा है या उसका गोडाउन बना रखा है, और कल को स्वामी आए कि ये मुझे काम करना है, नगरपालिका का आदेश हुआ है, अधिभोगी कहते हैं कि ये इतने दिनों के लिए मैंने 1 साल के लिए ली थी ये किराए पे, मैं कोई काम नहीं करने दूंगा, तो स्वामी मजिस्ट्रेट के पास जाएगा, मालिक किसके पास जाएगा, मजिस्ट्रेट, और मजिस्ट्रेट को सबूत दिखाएगा कि साहब वो मुझे काम नहीं करने दे रहा। तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, अधिभोगी को लिखित में नोटिस देगा कि क्या दिक्कत है तेरे, लिखित नोटिस देगा, और उसको 8 दिन का टाइम देगा, 8 दिन का क्या देगा, टाइम देगा। अगर उसने नहीं करा, पालना नहीं करी, तो क्या होगा, उस पे जुर्माना लगेगा, कितना, 1000 से लेके 2000 तक। और ये जुर्माने भाई मेरे तो चलो याद हो रखे, तो आप घबराना नहीं कि जुर्माने कैसे याद करेंगे, क्या होगा, मैं लगभग जुर्माने मैंने आपको याद करवा दिए हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, और बाकी भी कोई भी समस्या आएगी तो आप बता देना मुझे, अब जुर्माने की 1 क्लास और ले लेंगे याद करवाने के लिए, इसमें घबराने की कौन सी बात है। ठीक है, चलो। तो 287 से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्वामी या अधिभोगी द्वारा व्यतिक्रम करने पर, यानी उनके डिफॉल्टर होने पे, नगरपालिका किसी कार्य को क्या कर सकेगी, करवा सकेगी। लेकिन वो क्या करेगी, अगर मान लो नगरपालिका फिर करवा रही है ना, जैसे कोई काम करवाया तो उसका कुल खर्चा तो लेगी ही लेगी, और इस कुल खर्चे का 10% एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक खर्चा और लेगी। कुल खर्चा तो लेगी, और ये जो 10% है कुल खर्चे का, वो प्रशासनिक खर्चा लेगा, लेकिन ये कम से कम 1000 रुपए होना चाहिए, मिनिमम 1000 रुपए। कौन सा, प्रशासनिक प्रभार, प्रशासनिक खर्चा। कैसे, मान लो कि 10,000 रुपए किसी कार्य को कराने के लिए नगरपालिका की क्या आया, खर्चा आया, तो ये 10,000 रुपए तो लेगी ही लेगी, ये तो लिए ही लिए, और उसका 10,000 का 10% करो, 10,000 का 10% कितना हुआ,
1000 रुपये, 1000 रुपये तो लेगी ही लेगी। तो कितने हो गए टोटल? 11,000 रुपये। ठीक है, तो अगर ये 1,000 रुपये से कम आता प्रशासनिक खर्चा, तो जैसे 900 रुपये आता तो लेती क्या 900 रुपये? नहीं, मिनिमम 1000 रुपये तो लेने ही लेने हैं। समझ गए आप? तो ये क्या हो गया, ये खर्चा आपको वहां पे देना पड़ेगा नगर पालिका को। चलो आगे, आगे क्या है? ठीक है, विशेष प्रावधान, उसमें मैंने फिर आपको ये बताया था कि मान लो इसमें क्या होता है कि जल निकास से संबंधित कोई वाटर सप्लाई के लिए अगर वाटर कनेक्शन मान लो किसी स्वामी को दिया जा रहा है, तो जो उनके बीच में एग्रीमेंट किया जाएगा उसी हिसाब से काम कर लिया जाएगा। ठीक है, कि भाई स्वामी उससे जो अधिभोगी है उनसे कि भाई जल निकास जल कनेक्शन के लिए ये आपको काम करना है, इतनी ये लाइन बिछेगी, इसमें इतना खर्चा आएगा, तो वो सारा एग्रीमेंट करके और क्या हो जाएगा, पाइपलाइन वहां डाल दी जाएगी, तो वहां कोई समस्या आनी नहीं है। फिर आपने धारा 194 पढ़ी, बताओ कौन सी है? कमेंट बॉक्स में बताओ। क्या निर्माण से संबंधित है? 202 पढ़ के आए हैं, 207 पढ़ के आए हैं, मेरे हिसाब से ये धाराएं सारी आपके याद होनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताते जाओ। ठीक है, यह धारा 203 है, ये भी पढ़ के आ गए। तो इनसे संबंधित कोई आदेश पारित हुआ है, इनसे संबंधित काम करने के लिए कोई आदेश पारित हुआ है, तो जब नगर पालिका करेगी तो वो सेम कैसे, वही टोटल खर्चा और उसका 10% प्रशासनिक खर्चा, जो कि न्यूनतम 1,000 तो होना ही होना चाहिए, और वो जो है वो प्रतिवर्ष 15% ब्याज की दर से फिर नगर पालिका उसको वसूल करेगी, वसूल करेगी। ठीक है, तो अधिभोगी क्या करेगा? अधिभोगी तो यही है कि अगर अधिभोगी से वसूल करेगा तो वो स्वामी से किराए के रूप में काट लेगा, सिंपल सी बात है। चले आगे, स्वामी द्वारा व्यतिक्रम किए जाने पर, अगर मान लो अगर आप स्वामी मना कर रहा है काम करने से, ठीक है, मालिक मना कर रहा है, तो अब कौन करेगा? ऑक्यूपायर करेगा, वो काम इसको कर देगा, और लेकिन फिर वो किराए में से क्या है, वे काट सकेगा, और ये काम किससे करेगा? नगर पालिका की अनुमोदन से। धारा 289 में देखो, पहले में किसने करा? 87 में स्वामी अधिभोगी दोनों ने मना कर दिया, दूसरे में स्वामी ने मना कर दिया, अधिभोगी करेगा। अब अधिभोगी मना कर रहा है, किसको? स्वामी को मना कर रहा है, तो क्या करेगा? तो करेगा मजिस्ट्रेट के पास जाएगा स्वामी, क्या लेके? सबूत लेके, आवेदन प्रस्तुत करके, साहब अधिभोगी काम ही नहीं करने दे रहा। तो भैया काम नहीं करने दे रहा तो उसको नोटिस दिया जाएगा और 8 दिनों का टाइम दिया जाएगा। 8 दिन का क्या दिया जाएगा? टाइम दिया जाएगा उसको। ठीक है, और प्रत्येक दिवस के लिए जुर्माना फिर 1,000 से 2,000 रुपए तक का जुर्माना उस पर लगा दिया जाएगा। ये भारी जुर्माना है, ये प्रत्येक दिवस के लिए है, 1,000 से 2,000 तक का। ठीक है, ये आपके 289 होगी। आगे चले, अब अपनी धाराएं बची हैं, अब ज्यादा नहीं बची, 10-1 मिनट की और बची हैं, उसके बाद अपन क्लास स्टॉप करते हैं। तो करें स्टार्ट आगे। 290, 291, बहुत ईजी जी। अब 291, 292, 293, 200, ये तो एक साथ याद करनी है। उसके बाद याद करनी है जो 295 कितनी बार पढ़ के आ गए, 296 और 297। ठीक है, 290, 91 धाराएं पढ़ी हैं। अगर किसी ने क्लास ली है तो 290, 91 का इतनी बार जिक्र आ गया, किस वे में जिक्र आया था वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो धारा 290 ये कहती है कि नगर पालिका के कोई कर्मचारी काम कर रहे हैं और उसमें अगर बाधा पहुंचा रहे हो तो जुर्माना। और नगर पालिका जो ये एक्ट है या कोई विधि है और उपविधि है या कोई नियम है, अगर वहां कोई जुर्माना, इसके अलावा अगर कोई जुर्माना है, इनमें तो है ही है, और मान लो इन के अलावा इसमें मेंशन नहीं है और आपने कोई अपराध कर दिया तो कितना जुर्माना लगेगा। और 292 है कि इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए, उद्देश्य पूरे करने के लिए प्रवेश की शक्ति। और 293 है निवारक निरीक्षण। और 294 है प्रवेश की शक्ति। आप सर कहोगे 92 में भी प्रवेश की शक्ति और 94 में भी, मैं भी बताता हूँ। नगर पालिका कर्मचारी, कोई भी कर्मचारी काम कर रहा है कहीं भी, चाहे वो लाइट का करे, पानी का करे, बिजली का करे, कहीं भी कोई भी काम करे, सीवर लाइन का करे, अगर वहां दिक्कत कर रहे हो तो जुर्माना बताओ। 290, 91, 6 धाराएं एक साथ बताई थी मैंने, कौन सा जुर्माना लगेगा आप बता दो।
और अगर इन एक्ट में विधि नियमों में कहीं भी उपबंध नहीं है और ऐसा अपराध किया है तो जुर्माना इन दोनों का एक ही जुर्माना है। मैं बहुत बार बता चुका हूं, 2K से लेके 5K तक। 6 धाराएं मैंने आपको बताई थी। और इस अधिनियम के कार्य को करने वाले, इस अधिनियम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अगर कहीं आपको प्रवेश करना पड़े तो सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक आप प्रवेश कर सकते हो, तथा लेकिन उनको 24 घंटे का क्या देना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा। एक अपनी धारा ये आई थी कि महिला को 3 घंटे का नोटिस देना पड़ेगा, वो कौन सी धारा में था आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो। और फिर 293 में निवारक निरीक्षण का मतलब है कि नगरपालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अधिकारी को ये लग जाए कि कहीं पे किसी भवन में या किसी भूमि पे किसी वाटर सप्लाई को यानी पाइपलाइन को मान लो कोई तोड़ देगा, या उनको पहले अंदेशा हो जाए। निवारक का निरीक्षण का क्या मतलब होता है, जैसे निरुद्ध वाला वो अपन पढ़ते संदेह के आधार पर गिरफ्तार करके लाते हैं, तो वो वाला, तो उनको पता चल जाए कि ऐसी गड़बड़ हो सकती है तो वहां अचानक जाके निरीक्षण किया जा सकता है। तो फिर ये प्रवेश, तो जो 292 के तहत जिस अधिनियम के उद्देश्य के लिए आप प्रवेश कर रहे हो, एंट्री मार रहे हो उस घर में, तो वो प्रवेश करते समय क्या होगा, आप दरवाजा तोड़ सकते हो, खिड़की तोड़ के वहां आप घुस सकते हो। तो ये धारा कौन सी है, 94। एक ही याद करनी, एक ही साथ याद करनी है, 90, 91, 92, 93, 94। 95 कितनी बार पढ़ के आ गए, प्रतिकर, मुआवजा। ठीक है, मुआवजा। और मुआवजे के लिए कौन डिसाइड करेगा, जो अपना डायरेक्टर है, स्थानीय निकाय, इसके द्वारा जो प्राधिकृत अधिकारी है वो तय करेगा। ये खुद नहीं करेगा, ये एक अधिकारी प्राधिकृत करेगा। ये एक अधिकारी क्या करेगा, प्राधिकृत करेगा। ठीक है। 296 है कि खर्चे या वे कैसे अवधारित किए जाएंगे, वो नगरपालिका डिसाइड करेगी कि खर्चे वे, मतलब कि भाई जो नुकसान हुआ है वो खर्चे वो वे कैसे डिसाइड करेगा, कौन करेगा, वो नगरपालिका करेगी। 297 है राज्य नगरपालिका संघ, राज्य नगरपालिका संघ यानी नगरपालिकाओं का संघ। तो इस संघ में या तो सारी नगरपालिकाएं शामिल हो सकती हैं या कुछ नगरपालिकाएं शामिल हो सकती हैं, और आधी से ज्यादा नगरपालिकाएं क्या करें, संकल्प पारित करें। जैसे होता था ना, आधी विधानसभाओं से ज्यादा क्या करें, संकल्प पारित करें। और उसका नाम क्या होगा, या तो राज्य नगरपालिका संघ होगा या राज्य सरकार डिसाइड करे वो नाम होगा, राज्य नगरपालिका संघ। और ये क्या करेगा, मतलब इसमें बोल वचन में यह है कि नगरपालिका से संबंधित जितने भी समस्याएं हैं या नगरपालिका के प्रशासन या कर्मचारियों से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनका रिप्रेजेंटेशन देगा सरकार तक। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें है। लेकिन इसमें जो प्रतिनिधित्व है ना, उसमें नगरपालिका का अध्यक्ष के माध्यम से ही होगा, इस राज्य नगरपालिका संघ में। ये धाराएं हैं, पीडीएफ से अपन पढ़ लेते हैं। तो मैंने जैसा कि कहा 290 क्या है, 290 के नगरपालिका द्वारा नियोजित, यानी नगरपालिका के कोई आदमी काम कर रहे हो और अगर आप उसमें बाधा डाल रहे हो तो जुर्माना 2000 से 5000 रुपए तक का। और इन बाधा डालने वाले व्यक्ति को पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार करने की शक्ति भी होगी। ठीक है, तो नगरपालिका का कोई कर्मचारी आपके सामने काम करता हुआ दिखाई दे तो आपको मारपीट उससे करनी नहीं है। फिर है 291, अधिनियम, नियम, उपविधि और उनका उल्लंघन करने के लिए शास्ति जो कहीं उपबंधित नहीं है, और उपबंधित नहीं है और जगह, और अगर गड़बड़ हो तो 2000 से 5000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ये जुर्माने मैंने पहले ही याद करा दिया था। फिर है कि भाई अधिनियम के उद्देश्यों के लिए प्रवेश कर रहे हो, तो जैसे कोई मुख्य नगरपालिका अधिकारी है या नगरपालिका द्वारा प्राधिक अधिकारी है, तो अधिनियम के उद्देश्यों के लिए सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच प्रवेश करना विधिपूर्ण होगा। लेकिन अगर वो मकान वहां पे लोग रहते हैं, अधिभोग कर रखा है, उनको 24 घंटे का नोटिस देना पड़ेगा। 24 घंटे का क्या देना पड़ेगा, नोटिस, और उनकी सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, जिस घर में जो भी सामाजिक धार्मिक मान्यताएं हैं उनका थोड़ा ध्यान अपने को रखना पड़ेगा। तो ये धारा कौन सी होगी, 292। 293 क्या, निवारिक निरीक्षण, यानी मैंने क्या बताया कि विश्वास हो जाए, ऐसा विश्वास करने का कारण हो जाए कि किसी भूमि या भवन पर कुछ प्रोविजंस का उल्लंघन हो रहा है या जल निकास संक्रमण,
जल निकास यानी कोई वाटर सप्लाई से रिलेटेड या कोई भी नगर पालिका से संबंधित अगर मान लो कोई गड़बड़ी कोई कर रहा है तो वहां अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य नगर पालिका अधिकारी या कोई स्वास्थ्य अधिकारी औचक निरीक्षण वहां पे कर सकता है। ये धारा कौन सी में है? 293 में। ठीक है। फिर धारा 294 प्रवेश करने की शक्ति। प्रवेश करने की शक्ति मतलब 292 जो धारा पड़ी ना कि अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, उद्देश्यों के लिए प्रवेश कर सकते हैं। तो कैसे? तलाशी के लिए कोई दरवाजे, फाटक या अन्य अवरोध को खोला जा सकता है या खुलवाया जा सकता है। ये 290 से लेके आपकी कौन सी हो गई? 294 धारा। ठीक है, आगे फिर ये प्रतिकर का मामला, कंपेंसेशन, मुआवजे का मामला। ठीक है, तो जैसे कोई भी नुकसान के संबंध में या भाई जैसे नगर पालिका से व्यथित कोई आदमी है और वो कि कहेगा नहीं नहीं मेरा इतना ही मुआवजा थोड़ी बनता है, मेरा तो ज्यादा मुआवजा बनता है, तो उस विवाद की दशा में क्या होगा? मैंने बताया डायरेक्टर डीएलबी, स्थानीय निकाय द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी द्वारा ये निश्चित किया जाएगा। फिर भी अगर मान लो वो आदमी मान नहीं रहा है तो वो सिविल न्यायालय में भी जा सकता है, सिविल न्यायालय में भी जा सकता है। और जो मुआवजा दिया जाएगा वो भूमि अर्जन अधिनियम 1894, याद करो मैंने एक ही साथ तुम्हारे आपको जो है अधिनियम एक ही उस पे टेबल बना के लिखा दिए थे, एक ही पेज में, है ना। और ये वसूल कैसे किए जाएंगे भाई? खर्चे और वे कैसे डिसाइड किए जाएंगे और वसूल किए जाएंगे? जो नगर पालिका तरीके बताए, सिंपल सा है, जो नगर पालिका तरीके बताए, ये आपको याद रखनी पड़ेंगी ये चीजें। ठीक है, फिर मैंने आपको बता दिया कि राज्य नगर पालिका संघ, उसमें क्या होगा? या तो समस्त नगर पालिकाएं हो या उनमें से कुछ नगर पालिकाएं हो तो क्या बना सकती है? वो संघ बना सकती है। नाम उसका होगा राज्य नगर पालिका संघ या राज्य सरकार खुद डिसाइड करे उसका नाम। लेकिन गठन की शर्त क्या है बच्चों? आधे से अधिक नगर पालिकाएं क्या करे? प्रस्ताव पारित करे, आधे से अधिक। ठीक है, इसमें कार्य क्या होंगे? मैंने जैसे ही बताया कि नगर पालिका की सामान्य समस्याएं और उस सूचना का प्रसारण करें। ठीक है, मतलब सामान्य हित के मामले हो, नगर पालिका प्रशासन के सुधार के मामले हो, यही तो मैंने पहले ही बता दिया था आपको। ठीक है, और लेकिन कुछ कार्य ऐसे हैं जिनको राज्य सरकार खुद देखेगी। संघ का संविधान, वो संघ का संविधान वहां मत चले जाना, संघ का संविधान। संघ कौन सा? राज्य नगर पालिका संघ। ठीक है, और उनमें जो है वित्त पोषण कैसे होगा, लेखाओं का रख रखाव कैसे होगा, वो ऑडिट वगैरह कौन देखेगी? राज्य सरकार। लेकिन इस संघ में प्रतिनिधित्व खाली नगर पालिका के अध्यक्ष के मार्फत ही किया जा सकता है। नगर पालिका का अध्यक्ष ही इसमें क्या कर सकता है? प्रतिनिधित्व कर सकता है। ये आपका चैप्टर क्या हो गया? कंप्लीट। ठीक है, तो जो चैप्टर अपना 12 था, जो चैप्टर 12 है वो क्या हो गया? कंप्लीट। क्या धारा कहाँ से कहाँ तक थी? 200 से लेके 297। ये दो पार्ट में पढ़ने पूरा किया। पार्ट फर्स्ट जो है वहाँ किया 200 से लेके 251 तक, और आते ही इसका रिवीजन भी किया था। और ये था अपना 252 से लेके 297 तक। बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। ऐसी कोई भी ऐसा बिल्कुल रत्ती भर भी कंटेंट जो मैंने छोड़ा नहीं है, हर चीज़ मैंने याद करवाने की कोशिश करी है। फिर भी आपको लगता है कि कोई भी डाउट हो तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं, हर डाउट का आपका जवाब दिया जाएगा। बस आपको करना क्या है? बस अपनी क्या है? बुक लानी है, EORO पार्ट बी, सेरेमिक एकेडमी की अपनी बुक है और हमारे गूगल बाबा द्वारा लिखी गई और हमारे द्वारा सहयोग किया गया। ठीक है, उनके सानिध्य में। तो EORO की बुक है अपनी, वो ले आओ बढ़िया तरीके से। अच्छी बुक है, अच्छी तरीके से उसमें समझाया गया है, कोई समस्या आपको इस पार्ट में आने वाली नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अपना सेरेमिक एकेडमी का जो शानदार कंटेंट चल रहा है वो। ओके, थैंक यू।